मॉर्निंग क्लास। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिवाइज करते हैं कि हम लोग की कौन कौन सी क्लासेस हो चुकी हैं। सबसे पहले हमने जो क्लास ली है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, वो हमने फिनिश किया। उसके बाद हमने ओरिजिन ऑफ ह्यूमन फिनिश किया। उसके बाद हमने प्रागैतिहासिक काल उठाया और प्रागैतिहासिक काल के 3 पार्ट्स थे, जिसमें से पहला पार्ट था पुरापाषाण काल, जिसके 3 पार्ट्स थे निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, जिसको हमने अच्छे से फिनिश किया अलग अलग क्लासेस लेके। उसके बाद हमने मध्य पाषाण काल उठाया, जिसको भी हमने अच्छे से फिनिश किया। नवपाषाण काल उठाया, उसे भी फिनिश किया। और उसके बाद एक एडवांस टॉपिक लिया चाल्कोलिथिक एपोच या ताम्रपाषाण काल, उसको भी अच्छे से फिनिश किया। और हमने अच्छे से अपना प्रागैतिहासिक काल और अन्य रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो सब हमने अच्छे से फिनिश किए। उसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता को उठाया और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हमने अभी तक 3 क्लासेस ले ली हैं, जिसमें से पहली क्लास थी भौगोलिक विस्तार। उसके बाद हमने ली काल निर्धारण और स्थलावशेष, ये 2 टॉपिक एक ही में कवर कर लिए हमने। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो टॉपिक लिया सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड वो था एग्रीकल्चर या कृषि। और आज जो हम टॉपिक नया लेने वाले हैं वो है नगर योजना या नगर नियोजन व्यवस्था। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतिहास हेडिंग डालेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है हमारी क्लास में, ठीक है, और रेगुलरिटी मेंटेन करना, निरंतर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास हेडिंग डालने के बाद हम अपनी मेन हेडिंग डालते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, ये मेन हेडिंग है हमारी। और उससे पहले हम छोटा सा क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट क्लास थी वो बहुत पूरा ना करके बस इतना बता देते हैं कि ये किस प्रकार से था। एक था प्रागैतिहासिक काल, यहाँ प्रागैतिहासिक काल था। दूसरा था यहाँ आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन करके दिया है वो, उस क्लास में आप देख लीजिएगा, लिंक में डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ जो थर्ड था वो ऐतिहासिक काल था। आद्य ऐतिहासिक काल के 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट जो था वो था सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। और जो सेकंड पार्ट था हमारा वो था वैदिक सभ्यता, वैदिक काल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हमारी वो 2500 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुई थी और 1500 ईसा पूर्व तक चली थी, ठीक है। और वैदिक सभ्यता या वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और ये गया था आपका 600 ईसा पूर्व तक, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये क्लासिफिकेशन मैंने एक छोटा सा एक आपको ब्रीफ दिया है। चलिए अब सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी टॉपिक हो चुके हैं वो लिख लेते हैं। पहला टॉपिक हमने भौगोलिक विस्तार लिया, भौगोलिक विस्तार। सेकंड टॉपिक हमने लिया काल निर्धारण और स्थलावशेष, ठीक। थर्ड टॉपिक था हमारा कृषि। और आज का जो टॉपिक है वो है नगर योजना, ठीक, नगर योजना। तो आज हम ये वाला टॉपिक जिसमें से भौगोलिक विस्तार हो गया, काल निर्धारण और स्थलावशेष हो गया, कृषि हो गई, आज ये टॉपिक हम कवर करते हैं। तो चलिए ये वाली हेडिंग डालते हैं, सब हेडिंग नगर योजना व्यवस्था। बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जो निरंतर बने होंगे क्लास में कई दिनों से उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए उससे पहले कुछ चीज़ें बताते हैं आपको। नगर योजना व्यवस्था एक्चुअली जो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है ये नगरीय सभ्यता थी। पिछली क्लासेस में मैंने सब अच्छे से समझाया है। ये एक नगरीय व्यवस्था थी। इससे पहले जितनी व्यवस्थाएं थी वो ग्रामीण व्यवस्था थी और इसके बाद जो व्यवस्था आई, जो सभ्यता आई हैं वो भी ग्रामीण अवस्था में रही। लेकिन ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक नगरीय व्यवस्था थी, ठीक है। यानी ये टेक्नोलॉजिकली बहुत हाई थे पहले की सभ्यता से और आगे की सभ्यता से या विश्व की किसी अन्य सभ्यताओं से भी ये हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आगे थी। ओके, गॉट इट। उसके बाद हमें ये देखना
है कि नगर योजना इनकी किस प्रकार से थी। अगर ये इतने सभ्य थे तो इनको नगर को किस प्रकार से उसका लेआउट रेडी करना है वो इन्हें आता होगा, ऑब्वियसली आता था। तो देखते हैं वो किस प्रकार से था। एक छोटा सा पिक्चर बनाती हूँ मैं, छोटी सी। ये जैसे ये इनका नगर है, ठीक है, ये नगर है। अब इसकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार से थी, आप खुद देखिएगा कितनी अच्छी व्यवस्था थी। ये देखिए, ये आपको कुछ समझ में आ रही है बात? चलिए मैं समझाती हूँ। इसमें समझना ये है कि सड़कें जो हैं ये एक दूसरे को किस पे काट रही हैं। इसको थोड़ा सा मैथ्स के फॉर्म में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। सड़कें एक दूसरे को किस फॉर्म में काट रही हैं? ये देखिए, ये एंगल बना रही हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल बना रही हैं? हर तरफ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये देखिए, ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बन गया? तो ये एक बहुत ही अच्छी बात थी कि सड़कें जो थी एक दूसरे को किस पर काट रही हैं? समकोण पर। एक डायग्राम ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ हम इसमें देखते हैं क्या, दूसरी पिक्चर बना देती हूँ। ये तो समकोण वाली बात हो गई। दूसरी पिक्चर देखते हैं। दूसरी पिक्चर में क्या है? वही है नगर, लेकिन उसकी पिक्चर की मैं खास बातें बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये व्यवस्था देख रहे हैं आप? ये क्या व्यवस्था है? ये घर नहीं बना रही हूँ, ये बना रही हूँ आयताकार फॉर्म में ही घर हुआ करते थे। यानी ये घर, एक घर यहाँ, 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 ठीक है। तो ये किस फॉर्म में हो गया? ये सारे घर हो गए, 10 घर हैं मान लीजिए, तो 10 घर हैं और उन घरों को मिला दिया जाए तो किस प्रकार का शेप बन रहा है? आयताकार, ठीक है। ये किस प्रकार का शेप बन गया? आयताकार। दूसरी चीज़ें हम और देख लेते हैं। और क्या है? ये मेन रोड है आपकी, ये आपकी मेन रोड है, ठीक। ये आपकी मेन रोड है, मेन रोड है। तो मेन रोड के किनारे क्या होता है? मेन रोड के किनारे क्या होना चाहिए? मेन रोड के किनारे नालियां होनी चाहिए। नालियां जानते हैं? जिससे पानी का बहाव निरंतर बना रहता है, घरों से निकलने वाला पानी। ये देख रहे हैं आप, ये नालियां हैं, ये नालियां मैं बना रही हूं, ठीक है। ये देखिए, तो ये क्या व्यवस्था हो गई? नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जहाँ से जो भी गंदा पानी हुआ करता था या बरसाती पानी हुआ करता था वो निरंतर बहा करता था। सड़कों पे जाम नहीं लगता था, जैसा कि आजकल बहुत सारे शहरों में लग जाता है। हमारे बॉम्बे जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में भी ये व्यवस्था किस प्रकार से चरमराई हुई है ये आप देख ही रहे हैं। तो चलिए, ये हो गई नालियों की व्यवस्था। दूसरी चीज़ें अब और देखते हैं, और इसकी क्या ख़ास बात है? ख़ास बात ये है कि जो, अब आप ये बताइए कि आपके घरों के जो डोर हैं वो किस साइड खुलते हैं? ये घर है आपका जैसे, और ये मेन रोड है, ठीक है, मेन रोड, ठीक है। ये आपका घर है और ये पीछे की पतली गली है। पतली गली होती है हर घरों में, पीछे एक पतली गली होती ही है, ठीक है। और ये दूसरा घर है और जिसका मेन रोड ये है, ठीक है, ये मेन रोड है, ठीक है। ये मेन रोड है इस वाले घर का और ये मेन रोड है इस वाले घर का और ये बीच में उसके पतली सी गली है इन दोनों के घरों के पीछे, ठीक है। तो दरवाज़ा आपका किस तरफ खुलना चाहिए? मेन रोड की तरफ, इस तरफ खुलना चाहिए ना, इस तरफ मेन डोर होना चाहिए ना, मेन डोर। लेकिन यहाँ पे मेन डोर नहीं होते थे। सड़कों के जो मेन रोड होता था उस तरफ मेन डोर घरों के नहीं होते थे। मेन डोर घरों के किधर होते थे? इन गलियों की तरफ। है ना कितनी अच्छी व्यवस्था? समझाती हूँ आपको। असल में क्या होता है कि आज भी आप देखते होंगे हम लोग इतने सभ्य हो चुके हैं, लेकिन हम लोग के साथ एक बड़ी विडंबना है कि हमारे घर की गृहिणियाँ क्या करती हैं कि जो भी घर का दिन भर का काम और करती हैं और जो कचरा होता है वो कहाँ डालती हैं? वो गलियों में डालती हैं, ठीक है, वो गलियों में डालती हैं, क्योंकि उनके पास भी स्कोप नहीं है बाहर निकल के कहाँ डालें, क्योंकि सरकार भी ऐसी हर जगह व्यवस्था करके रखी नहीं है कि डस्टबिन हो या कुछ हो। तो क्या करते थे ये लोग कि मेन रोड गंदी ना हो,
मेन रोड में इतनी डर्ट ना हो, इस वजह से वो क्या करते थे कि जो घरों के दरवाजे होते थे वो गलियों में खोलते थे। और गलियों में अगर आपका मेन डोर खुल रहा है तो आप अपना दरवाज़ा तो गंदा नहीं रखेंगे, वहाँ साफ़ सफाई रखेंगे। इस प्रकार से वहाँ पे मेन रोड की सफाई सरकार करवा देती थी, जो भी गवर्नमेंट होती थी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था, और जो गलियों की सफाई थी वो घर के लोग किया करते थे। तो है ना एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था। तो ये मेन डोर जो है वो आपकी गलियों में खुला करती थी। ये गली है, ये बना लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये गलियों में मेन डोर खुला करती थी। तो इतनी व्यवस्था आपको नगर योजना के बारे में मैंने इतना चार्ट में समझा दिया। तो चलिए आप पॉइंट अपने स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से क्या पॉइंट थे। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता नगर योजना प्रणाली थी, ठीक है। नगर योजना प्रणाली थी। जो नगर हुआ करते थे वो उन नगरों में दुर्ग भी हुआ करते थे, दुर्ग यानी किले। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ऐसे दो नगर थे जहाँ पे अपने अपने दुर्ग थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अपने अपने दुर्ग हुआ करते थे। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो इनके नगर में भवनों के बारे में अगर देखते हैं तो उसकी विशेषता क्या थी। उसकी विशेषता ये थी कि वो जाल या ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। जो भवन थे, भवन जाल या ग्रिड रूप में व्यवस्थित थे। नोट्स आप हमारे साथ बनाइएगा। अब तक आपका बहुत सारे नोट्स रेडी भी हो गए होंगे, जो भी निरंतर बने होंगे क्लास में। तो चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। सड़कों के बारे में जैसा कि हमने बताया, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटती थी, ठीक है। रिवीजन में साथ में करा देती हूं तो आपके लिए कुछ शेष बच नहीं जाता है। वीडियो को कई बार सुनेंगे तो भी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, और नोट्स तो आपको प्रॉपर बनाना ही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उसके बाद की क्या विशेषता है। घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया गया था। जैसा कि मैंने समझाया, घरों का निर्माण एक व्यवस्थित क्रम में था। क्रम में सड़कों के किनारे किया गया था, ठीक है। तो घरों का निर्माण एक व्यवस्थित क्रम में सड़कों के किनारे किया गया था, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। भवनों के बारे में बात कर ले। भवन किस प्रकार के हुआ करते थे। भवन मुख्यतः 2 मंजिले हुआ करते थे। 2 मंजिले हुआ करते थे, बड़ी बात है। भवन प्रायः 2 मंजिले हुआ करते थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो किस प्रकार के भवन हुआ करते थे, उसमें क्या क्या व्यवस्था थी। तो जो घर थे, घरों में कई कमरे होते थे। इसके नेक्स्ट पॉइंट इज घरों में स्नानागार की भी व्यवस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट इज घरों के बीच में आंगन हुआ करते थे। ये बात समझ में आ रही है। पहले के घरों के बीच में, अगर आप अपनी दादी नानी के पुराने घरों में जाएंगे तो आंगन ये हुआ करता था, और ये चारों तरफ उनके कमरे हुआ करते थे। ये चारों तरफ कमरे हुआ करते थे पुराने लोगों के यहाँ, और इसी में अन्न भंडारण की व्यवस्था भी होती थी।
अभी की भी बात बता रही हूँ। अगर आपके दादी नानी अगर कोई भी हैं तो वो गांव में रहा करती हैं, तो अन्न भंडारण की व्यवस्था भी घर के अंदर हुआ करती थी। बड़े बड़े मोढ़े बनाए जाते थे और उसके अंदर ऐसे होल हुआ करते थे और उसमें गेहूँ चावल ये सब रखा रहता था और यहाँ से उसे निकाला जाता था इस होल से। तो ये व्यवस्था, क्योंकि मैंने खुद अपनी नानी के घर में ये चीज़ें देखी हैं, तो मैं आपको समझा सकती हूँ अच्छे से कि ये व्यवस्था उपस्थित थी। तो ये अन्न भंडारण की भी व्यवस्था थी, बीच में यहाँ आंगन भी था। सेम यही चीज़ हमारे घर में भी थी, ठीक है। तो जो भी गांव के घर होते हैं वहाँ पे थी। तो ये जो पुरानी बातें निकली हैं ये वहीं से आई हैं। ये पुराना जो स्ट्रक्चर था ये वहीं से हमारे बुजुर्गों ने ग्रैस्प किया था। अब तो फ्लैट सिस्टम हो गया है, अब का कोई मतलब नहीं है आपके घरों का, लेकिन ये बहुत हवादार घर हुआ करते थे। और यहीं पे स्नानागार की भी व्यवस्था होती थी। स्नानागार, ठीक है, स्नानागार भी हुआ करते थे। कई घरों में क्या मिले हैं, घरों के बीच में यहाँ पे कुएं भी मिले हैं, यानी घर के अंदर कुआं भी बनाते थे ये लोग। ये भी व्यवस्था हमारे यहाँ उपस्थित थी। तो मैं आपको इसका प्रत्यक्ष आंखों देखा हाल बता रही हूँ, और जो कि अवशेषों में ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिले हैं। तो ठीक है, घरों के बीच में कुआं भी हुआ करता था पानी निकालने के लिए। तो ये व्यवस्था थी। जिस प्रकार से हम लोग अपने घरों में टैप लगाते हैं, उसी प्रकार से उस समय पानी पीने की व्यवस्था में कुएं भी हुआ करते थे। मतलब अधिकतर घरों में मिले हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या बात है, एक और पॉइंट देखते हैं इसका बहुत अच्छा सा। जो सर्वाधिक विशिष्ट गुण इसका क्या था, सर्वाधिक विशिष्ट गुण इसकी ग्रिड प्रणाली थी। तो सर्वाधिक विशिष्ट गुण इसका कौन सा था, अगर पूछा जाए सर्वाधिक विशिष्ट गुण नगर योजना का डबल इन्वर्टेड में लिखिएगा ग्रिड प्रणाली थी। ठीक है, ग्रिड प्रणाली थी, योजनाबद्ध नगर योजना, जिसमें गलियां तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटे, उसे ही ग्रिड प्रणाली कहते हैं। ठीक है, ये बातें मैंने आपको ऊपर समझा दी हैं, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटे। ये देखिए, ये ऊपर जो समझाया था पीछे, और एक दूसरे को समकोण पर काटे, और जो गलियां हैं वो भी हों साथ में। तो ये सारी इसे ग्रिड प्रणाली कहते हैं। ठीक है, शहर कई आयताकार खंडों में बटे थे। तो शहर जो थे, ये तो घरों की बात हो गई थी, लेकिन जो शहर थे वो भी कई आयताकार खंडों में बटे हुए थे। लिख ही लेते हैं, शहर कई आयताकार खंडों में बटे थे। शहर कई आयताकार खंडों में बटे थे। अच्छा, ये व्यवस्था हमने देखी, जो यह प्रणाली जो है, ये जो ग्रिड प्रणाली है, ये मिस्र और मेसोपोटामिया में अज्ञात थी। इसको नोट के पॉइंट में डाल लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह व्यवस्था मिस्र और मेसोपोटामिया में अज्ञात थी। ओके, अज्ञात थी। मिस्र और मेसोपोटामिया में ये व्यवस्था अज्ञात थी। अच्छा, कुछ और आगे बढ़ते हैं तो और क्या देखते हैं कि इनका शहर जो था वो किस प्रकार से बना हुआ था। इनके शहर दो प्रकार के टीलों में बने हुए थे, एक था पश्चिमी टीला और एक था पूर्वी टीला। अच्छा, आपने ये देखा, ये मैंने ऊपर बनाया, ये मैंने नीचे बनाया। इसमें मैं एक दिशा भी बना देती हूँ, जिससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है क्या, वेस्ट, ये क्या होता है, ईस्ट, ये क्या है, नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। इसको ऐसे ही समझना होगा आपको। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना व्यवस्था को अगर आप इस प्रकार से नहीं समझेंगे मैप बना के, तो आपको कभी भी ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मेरी कोशिश ये है कि मेरी जो भी स्किल है, मैं आपको उस स्किल से और आगे बियॉन्ड द स्किल जा करके मैं आपको चीज़ों को क्लैरिफाई करूं और समझाऊं, ताकि आपको कभी कोई चीज़ में, किसी बात में कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये जो मैंने दिशा बनाई है, इस दिशा में हमने यहाँ पे किसको रखा, इसे कहते हैं पश्चिमी टीला, और इसे कहते हैं पूर्वी टीला। ठीक, जो पश्चिमी टीला है और जो पूर्वी टीला है, इसकी खास बातें देख लेते हैं। पश्चिमी टीला जो होता था, ये ऊंचाई पे होता था,
एक ऊंचाई होती थी, वहां रखा जाता था। यहाँ संभ्रांत लोग निवास करते थे, संभ्रांत निवासी थे, जिसे कुलीन भी कह सकते हैं या कुलीन वर्ग कह लीजिए इन्हें। ठीक है, ये कुलीन वर्ग हुआ करते, जैसे पुरोहित, सेनानी, ये सब यहाँ हुआ करते थे। और जो ये आपका निचला टीला था, ये आवासीय टीला था, आवासीय टीला। और ये निचला टीला भी कहलाता था, निचला टीला। ठीक है, ये निचला टीला कहलाता था। और यहाँ पे आम जनता रहती थी, आम जनता, यहाँ पे आम जनता निवास करती थी। ठीक है, यह आम जनता निवास करती थी। इसमें कौन कौन हुआ करते थे? मजदूर, कारीगर, ये हुआ करते थे। ठीक है, और ये जो पश्चिमी टीला था, इसका फोर्टिफिकेशन या किलेबंदी अक्सर मिलती थी, किलेबंदी। ये पश्चिमी टीले की अक्सर किलेबंदी हुआ करती थी। अच्छा, किलेबंदी फोर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत किसे पड़ती है? किसे पड़ती है? राजे को, महाराजे को। जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी मृत्यु से डरते हैं। ये तो नहीं डरेंगे, ये छोटे लोग हैं, ठीक है, जो मजदूर तबका है, लेकिन ये डरते हैं। तो इनको हमेशा ये क्या करते थे कि ये इसकी फोर्टिफिकेशन करके रखते थे, यानी किलेबंदी। ठीक है, इसकी किलेबंदी करके ये रखते थे। तो चलिए, ये हमने जिसको जो समझाया है उसको लिखवा भी देती हूँ मैं। तो 12th पॉइंट इज, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। नहीं समझ में आया है फिर बताइएगा, फिर समझाऊंगी। जितने बार बोलिएगा उतने बार समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन परेशान मत होइएगा, चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो ये पहला पॉइंट क्या है कि नगर दो भागों में, इसको ऐसे कर देते हैं, नीचे आ गया ये। नगर दो भागों में बटा होता था, पहला भाग पश्चिमी टीला और दूसरा भाग आपका पूर्वी टीला कहलाता था, पूर्वी टीला कहलाता। हमने इससे पहले देखा कि जो नगर व्यवस्था थी पश्चिमी टीले और पूर्वी टीलों में विभक्त थी। लेकिन आप यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं पश्चिमी टीले के बारे में। पश्चिमी टीला किस प्रकार था? यह नगर में ऊंचाई पे अवस्थित था, ऊंचाई पर अवस्थित था। यहाँ संभ्रांत लोग निवास करते थे, संभ्रांत लोग, जिसे एलीट क्लास कहेंगे, संभ्रांत लोग निवास करते थे। फाइन। कुलीन वर्ग के लोग यहाँ के निवासी थे, यहाँ के निवासी थे। अब आप ये समझ लीजिए, मैं किसी और शहर की बात नहीं कर रही हूँ, एक ही शहर में इस प्रकार से पार्टीशन था कि लोगों का पार्टीशन हो गया था उसी टाइम पीरियड में। तो आप ये सोचिए कि आज जो हुआ है ये कोई नई बात नहीं है, ये उस टाइम पे था, ठीक है। और इसकी फोर्टिफिकेशन यानी किलेबंदी हुआ करती थी। इस टीले की सामान्यता मतलब हर जगह भी नहीं मिली है, ये भी है, सामान्यतः किलेबंदी हुआ करती थी, ठीक। और भी बहुत सारी चीज़ें, वो तो हर नगर विशेष में जो मैं कराऊंगी तो उसमें जो जो विशेषता आएगी मैं उसको बताऊंगी। ये एक कॉमन विशेषता थी। अभी चलिए 15 पॉइंट देख लेते हैं। पूर्वी टीले की खास बात देख लेते हैं, वो क्या है। पूर्वी टीला जो था वो ये निचला टीला था, ठीक। यहाँ आम जनता निवास करती थी, ठीक है। इनमें
मजदूर वर्ग, कारीगर, कृषक इत्यादि हुआ करते थे, ठीक। और इस टीले की किलेबंदी नहीं की जाती थी, यहाँ लिख लीजिएगा सामान्यतः, अगर कहीं मान लीजिए कहीं पे मिल जाता है कि नगर की किलेबंदी थी, तो नगर मीन्स पश्चिमी टीला एंड पूर्वी टीला, और इस पूरे की किलेबंदी, ठीक है, किलेबंदी। और अगर ऐसा मिलता है कि पूर्वी टीले की किलेबंदी होती थी, तो ये है पश्चिमी टीले की, तो ये है पश्चिमी टीला और ये है पूर्वी टीला। बहुत सारी छोटी छोटी बारीक बातें हैं जो मैं आपको समय समय पे समझाती रहूँगी, निश्चिंत रहिए, ठीक है। यहाँ पे एक ख़ास बात और लिख लीजिए, यहाँ पे छूट गई थी कि कुलीन वर्ग के लोग यहाँ निवास करते थे। वो किस प्रकार के कुलीन वर्ग होते थे? राजा, पुरोहित, सेनानी इत्यादि, ठीक है। चलिए अब रिवाइज कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और जो भी पॉइंट्स रह जाते हैं तो घबराइए नहीं, मैं वो भी कवर अप करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब इसका फटाफट से हम लोग रिवीजन कर। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया वो था इतिहास से रिलेटेड सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रागैतिहासिक काल हमारा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आदि ऐतिहासिक काल हमने स्टार्ट किया, ठीक है। और आदि ऐतिहासिक काल के भी 2 पार्ट्स थे, जिसमें से सिंधु घाटी सभ्यता को आज हमने स्टार्ट किया। वैदिक सभ्यता इसके बाद आएगी, वैदिक काल, जिसमें से सिंधु घाटी सभ्यता का ये टॉपिक्स हो चुके हैं हमारे भौगोलिक विस्तार, काल निर्धारण और स्थलावशेष और कृषि। आज हमने नगर योजना व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया है। तो चलिए इस नगर योजना व्यवस्था का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। जो हमने आपको ये व्यवस्था बता दी है, ये व्यवस्था सड़कें समकोण पर काटती हैं। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमने पॉइंट देखा वो देखा हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता। इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता आपकी नगर योजना व्यवस्था थी, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये जो 2 नगर हैं, यहाँ से दुर्ग के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। दुर्ग यानी किला, यहाँ किला लिख लीजिएगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, किला, और इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? फोर्ट, ठीक है। तो ये व्यवस्था थी कहाँ पे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। भवन की बात कर ले तो जो भवन हुआ करते थे उनकी व्यवस्था जाल कह लीजिए या ग्रिड रूप में व्यवस्थित होती थी। और सड़कें किस प्रकार की हुआ करती थी? ये एक दूसरे को किस पर काटती थी? समकोण पर। घरों का निर्माण व्यवस्थित क्रम में सड़कों के किनारे किनारे हुआ था, यानी जो घर थे वो कहाँ अवस्थित थे? सड़क जो थी उसके किनारे किनारे अवस्थित थे। भवन की बात कर लें, भवन जो होते थे ये मुख्यतः 2 मंजिला हुआ करते थे, ठीक। घरों में कई कमरे हुआ करते थे, जिसमें स्नानागार भी हुआ करता था। घरों के बीच आंगन हुआ करते थे। समझा दिया है मैंने यहाँ। सर्वाधिक विशिष्ट गुण इनका ये था कि ये योजना, जो नगर योजना व्यवस्था थी, वो ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। शहर कई आयताकार खंडों में विभक्त थे। जो शहर थे वो कई आयताकार खंडों में विभक्त थे। यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की थी। ये आई होप ये सब समझ में आया होगा। डायग्राम आपको कई बार वीडियो देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, यह व्यवस्था मिस्र और मेसोपोटामिया, ये जो मेसोपोटामिया है इसमें अज्ञात थी, ठीक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद हमने आपको कुछ शहर का जो भी लेआउट था वो समझाने की कोशिश की। तो चलिए उनके पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने समझाया था, उनके पॉइंट्स है यहाँ। नगर 2 भागों में विभक्त थे। पहला जो भाग था वो पश्चिमी टीला कहलाता था और दूसरा भाग जो था वह पूर्वी टीला कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो पश्चिमी टीले के बारे में हमने बात की थी और जो पूर्वी टीले के बारे में बात की थी, उनके कुछ विशेष लक्षण हैं, वो देख लेते हैं। नगर जो थे ये ऊंचाई पर अवस्थित थे। यहाँ के लोग संभ्रांत लोग हुआ करते थे। कुलीन वर्ग के लोग यहाँ निवास किया करते थे, जिसमें होते थे आपके राजा, पुरोहित,
सेनानी और इत्यादि। इस टीले की सामान्यतः किलेबंदी हुआ करती थी। फिर आते हैं पूर्वी टीले में, यह निचला टीला हुआ करता था और यहाँ आम जनता निवास करती थी। मजदूर वर्ग हुआ करते थे, इनमें कारीगर, कृषक और इत्यादि। ठीक है, और इस टीले की किलेबंदी नहीं हुआ करती थी, नहीं की जाती थी सामान्यतः, यानी कहीं कहीं पूरे नगरों की भी किलेबंदी कर दी जाती थी, तो उसमें ये नगर भी उपस्थित हो जाते थे। स्पेशली इन नगरों की किलेबंदी नहीं होती थी, हमेशा पश्चिमी टीले की, जहाँ असंभ्रांत वर्ग रहा करते थे, उन्हीं की किलेबंदी की जाती थी। तो चलिए अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं कुछ समझ में आता है इन केस, वीडियो को कई बार देखिए, वीडियो को समझिए और जो भी लेक्चर है उसको समझने की कोशिश करिए, लिखिए, और लिखने के बाद भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहिए।